हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई एमसीक्यू सीरीज में। सबसे पहले विश यू अ वेरी हैप्पी होली। आई होप आपने होली में बहुत मस्ती करी होगी। करते हैं एमसीक्यू सीरीज के हम स्टार्ट। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्टिंग का क्वेश्चन, देखो आज की जो क्वेश्चंस है ना, वो एक तरीके से रिवीजन है। जस्ट बिकॉज कि मैंने कहा चलो अभी फेस्टिव सीजन है, मूड भी नहीं करता पढ़ने का, तो मैंने जो 10 मिनट की क्लास रखेंगे, फटाफट से रिवाइज करेंगे और फिर आप अपने घर में अपने घर। ठीक है, तो ये बस एक रिवीजन क्लास है आज के तौर पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। Which of the following is not a non-tax revenue receipt? Goods and services tax, external grants, dividends of profits and disinvestment। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या है, इनमें से कौन सी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट नहीं है। ठीक है, इन शॉर्ट हमको इसमें से बताना है क्वेश्चन में, इसमें से कौन सी टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, बताइए मुझे इसका आंसर क्या है। अब मुझे नहीं लगता इसका आंसर करने में आपको जरा सा भी इंतजार लगना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको भी पता है, मुझको भी पता है, सबको भी पता है। इसका करेक्ट आंसर है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, चलो इसी के साथ हम बाकी सब कुछ भी रिवाइज कर लेते हैं, इससे एसोसिएटेड डेफिनेशंस। ठीक है, जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले हमने देखा था रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है। तो रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट्स होती है जिससे ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, ठीक है, ना ही गवर्नमेंट के असेट्स डिक्रीज होते हैं। रेवेन्यू रिसीट के दो एग्जांपल होते हैं, एक होते हमारे टैक्स रेवेन्यू और एक होते हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आ जाती हैं जरा बात करते हैं। हमारे प्रोग्रेसिव टैक्सेस, रिग्रेसिव टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और नॉन टैक्स के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डिविडेंड हो गए हमारे, ठीक है, प्रॉफिट्स हो गए, इसके अलावा लाइसेंस फीस हो गई, इसके अलावा फीस, फाइन, चालान, एस्टीट्स, ये सारे एग्जांपल इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा हमने रेवेन्यू रिसीट का टॉपिक कर लिया रिवाइज। इसके अलावा चलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी रिवाइज कर लेते हैं। तो वो खर्चे, वो गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर जिससे ना तो असेट इंक्रीज होगा ना ही लायबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल हो सकते हैं सैलरी, पेंशन, ठीक है, आपका डेली बेसिस के जो एक्सपेंडिचर है वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर आता हमारा कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं, जिनसे या तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी या फिर असेट्स डिक्रीज होंगे। और उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा कि क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीट होता है ना, लोन हो गया, ठीक है, इसके अलावा रिकवरी ऑफ लोन हो गया, बोरिंग्स हो गई और रिकवरी ऑफ लोन हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। ये आपको चीज क्लियर हो गई। इसके बाद हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कौन सा होता है जिससे या तो असेट इंक्रीज होगा या फिर लायबिलिटी डिक्रीज होगी। उसका एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा कि हमने रिपेमेंट ऑफ लोन किया है या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हाईवे की है। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को भी अब हम फिर से गो थ्रू करूंगा। देखो एक्सटर्नल ग्रांट्स हमको पता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ यहाँ पे ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन गलत है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स, नहीं आंसर सही, आपको सही सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम फटाफट से। हमारा पूरा बजट की आधे से ज्यादा, हमारा आधा चैप्टर ही बजट का रिवाइज हो गया, सारी डेफिनेशंस कर ली, उसके हमने एग्जांपल्स भी कर लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही सिंपल है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमको सिर्फ ये बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। Government budget is an annual statement showing actual receipts and actual payments for the government for the last fiscal years। क्या ये लास्ट फिस्कल ईयर का एक्चुअल रिसीट या एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है, जरा हम लोग को बताएंगे यार इसका आंसर, बताइए मुझे इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉल्स। क्यों है इसका आंसर फॉल्स, क्योंकि बजट आने वाले साल का, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर का बजटेड रिसीट्स एंड बजटेड एक्सपेंडिचर या बजटेड पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बताता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, अपकमिंग ईयर का हमको बताता है ये, ना कि पास्ट फाइनेंशियल ईयर का, और ये बजटेड बताता है ना कि एक्चुअल बताता है। ठीक है, आई होप ये आपको छोटी छोटी जो क्वेरीज हैं या छोटे बहुत जो सिली मिस्टेक्स हैं वो हम पूरे कर लेंगे। ठीक है, बजट क्या होता है, आने वाले साल के तो बजट होता है। चलो ओके, थर्ड क्वेश्चन तो मतलब सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है हमारा। डिफ्लेशनरी गैप इंडिकेट्स डैश डिमांड इन द इकोनॉमी। ठीक है,
कौन सी डिमांड इंडिकेट करता है, ये जरा बताएंगे मेरे को फटाफट से। बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब रिवीजन क्वेश्चन है ये, कुछ नया क्वेश्चन नहीं हमारे सामने। तो ये डेफिसिट डिमांड को डिनोट करता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी गैप कौन सी डिमांड को डिनोट करता है, जरा ये भी बात कर लेते हैं। जो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप है वो एक्सेस डिमांड को डिनोट करता है। डिफ्लेशनरी गैप डेफिसिट डिमांड को डिनोट करता है और इन्फ्लेशनरी गैप एक्सेस डिमांड को डिनोट करता है, ठीक है। तो जरा एक बार इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन भी देख लेंगे और एक डिफ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन भी रिवाइज कर लेते हैं। तो इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप इज द शॉर्टफॉल रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से नीचे का जो शॉर्टफॉल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। इट ऑल्सो इंडिकेट्स डेफिसिट डिमांड, ठीक है। और इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? ओवर एंड अबव द पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से इक्विलिब्रियम से ऊपर जो भी पोर्शन होगा वो क्या होगा? हमारा इन्फ्लेशनरी गैप होगा। और इन्फ्लेशनरी गैप को हम एक्सेस डिमांड से भी इंडिकेट कर सकते हैं। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है? जब आपकी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा, और डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है? जब आपकी डिफ्लेशनरी गैप सॉरी आपकी एक्सेस डिमांड एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम, ठीक है। जल्दबाजी में फंबल हो जाता है, उसके लिए माफी। क्लियर हो गया? डी से डी याद कर लेना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ में से एक है, जरा डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन? इफ एक्सचेंज रेट ऑफ द होम करेंसी राइजेस, एक्सचेंज रेट ऑफ होम करेंसीज राइजेस। तो पहले मेरे को ये बताइए, होम करेंसी राइज होने से होम करेंसी पे क्या असर पड़ रहा है? होम करेंसी एप्रिशिएट कर रही है या होम करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है? जरा मेरे को बताओ। इफ एक्सचेंज रेट ऑफ होम करेंसी राइजेस, इसका मतलब क्या है? हम एप्रिशिएट कर रहे हैं या हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं? बताइए मुझे इसका आंसर। बताइए मुझे पर्टिकुलर इसका आंसर। अगर हमारा एक्सचेंज रेट, हमारी प्राइस इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब क्या होता है? अभी तक हमने देखा था द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस, द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज, द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज, द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हम, वो प्राइस बढ़ रही है, हम डेप्रिशिएट हो रहे हैं, हाँ या ना? क्या बोला मैंने? फिर से रिपीट करते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेस, तो वहां पर हम डेप्रिशिएट करते हैं, हाँ या ना? वहां पर हम डेप्रिशिएट करते हैं। तो इसका मैं अगर उल्टा बोल दूं, द प्राइस ऑफ होम करेंसी राइजेस, तो उसमें क्या होगा? हम एप्रिशिएट करेंगे या डेप्रिशिएट करेंगे? जरा मेरे को बताओ इसका आंसर। यहां पर बच्चे हो गए कंफ्यूज, यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो चुके हैं। बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आते हुए अब लोग सुधर रहे हैं। मैंने फिर से मैं रिपीट करता हूं, इस क्वेश्चन को जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लिया है। हम ये बोलते हैं फॉर प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस, द प्राइस ऑफ एक्सचेंज रेट राइजेस, तो उसमें फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होती है, अपन डेप्रिशिएट होते हैं। उसका जस्ट उल्टा कर दें, हमारी करेंसी की प्राइस राइज हो रही है तो डेप्रिशिएट सामने वाली करेंसी करेगी और हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। जस्ट रिवर्स वाली बात कर रहे हैं हम, जरा लॉजिक पे ध्यान देना, ठीक है। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलत होते हैं। तो अब मेरे को बताइए, अगर हम एप्रिशिएट हो रहे हैं तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे या डिक्रीज होंगे? इफ rupee is appreciating, if rupees is appreciating, then exports will likely to fall, increase, not affect, क्या होगा? जरा बताइए मुझे इसका आंसर। अगर हम एप्रिशिएट हो रहे हैं तो उल्टा होगा। क्या उल्टा होगा? हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि एक्सपोर्ट्स वालों को ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा पहले के, बल्कि कम मिलेगा। और उल्टा क्या होगा? इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। ये चीज समझ में आई? आपको डॉलर सस्ता मिल रहा है, डॉलर सस्ता मिल रहा है तो बाहर का सामान ज्यादा मंगा सकते हो, तो आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे और एक्सपोर्ट कम करोगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई? मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम बात कर रहे हैं इफ द एक्सचेंज रेट ऑफ होम करेंसी राइजेस, चलो उसको छोड़ो, होम करेंसी राइजेस क्या लिखा है, बात करो द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी राइजेस। इसका मतलब क्या होता है? फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो रहा है, अपन डेप्रिशिएट हो रहे हैं, हाय ना? यही चीज पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, बिल्कुल सही। अब ये क्वेश्चन उल्टा बोल रहा है, होम करेंसी के प्राइस राइज हो गए, तो मतलब होम करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, यही चीज क्लियर हो गई। और एप्रिशिएट का मतलब होता है 60 से 50 की तरफ आना, 60 से 50 की तरफ आना।
अगर हम 60 से 50 की तरफ आएंगे तो इंपोर्ट हमको सस्ता पड़ेगा। पहले डॉलर के 60 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब डॉलर के लिए सिर्फ 50 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो हम ज्यादा सामान मंगा सकते हैं बाहर से, तो हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। और एक्सपोर्ट कम क्यों करेंगे? क्योंकि पहले एक कुछ चीज $1 की बेचते थे तो हमको 60 रुपए मिलते थे, अब 50 रुपए मिलेंगे, तो मतलब हम एक्सपोर्ट्स कम कर देंगे और जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन की जब तक हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे तब तक हम आंसर को करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन इस जब फॉरेन एक्सचेंज पे कोई क्वेश्चन आए ना तो जल्दबाजी मत करो, यहाँ पे लॉजिक लगाओ क्या चल रहा है। 10 मिनट लगाओ, 10 मिनट तो खैर बहुत ज्यादा बोलती है, 5 मिनट लगाओ, 4 मिनट लगाओ, लेकिन थॉरली सोचो कि हाँ क्या आपकी थिंकिंग सही जा रही है, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो टू द पॉइंट आंसर थे, लेकिन यहां जब लॉजिक की बात हो ना तो लॉजिक की बात में लॉजिक लगाओ, जल्दबाजी मत मचाओ। ठीक है, क्या राइमिंग बन गई? चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला? व्हाट डू स्टेट द मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, स्टेट द मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? चाहते तो है काम करना बट मिल नहीं रहा है। क्या बोला मैंने? चाहते तो है काम करना बट मिल नहीं रहा है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? हम काम करना ही नहीं चाहते। ठीक है, या तो करंट प्राइस पे काम करना नहीं चाहते या तो बिल्कुल ही काम करना नहीं चाहते। हम है ना वो विभूति जी की तरह नल्ले बैठना चाहते हैं, उसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्लियर हो गया? करेक्ट आंसर आयुष, करेक्ट आंसर था। हाँ, तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं, मेनली 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला, विलिंग टू वर्क एट एक्सिस्टिंग वेज रेट। अभी जो पैसा मिल रहा है उस पर काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो कि भैया पैरालिसिस पे बेड पे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। काम कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करना चाहते हैं बट काम नहीं मिल रहा, इसको बोला जाता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी होता है खुद से चाहना और इनवॉलंटरी मतलब ना चाहते हुए भी अनएम्प्लॉयड होकर बैठना, इसको बोला जाता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये चीज क्लियर हो गई। ये डेफिनेशन 1 मार्क में एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पूछी जा भी सकती है, तो इस चीज को आप दिमाग में रखो। और इसी से मुझे एक जरा वो ख्याल आ रहा है कि मैं अभी काम करने वाला हूं, एक का दिन में जो भी हमारा अगला एपिसोड आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड आएगा, उसके अंदर हम कुछ भी ये ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। उसके अंदर मैं जितना हो सकेगा 2 या 3 एपिसोड अगले वाले आने वाले 3-4 जो भी होंगे उसमें मैं 2 एपिसोड ऐसे लेकर आऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन हम करेंगे, चाहे वो मैक्रो की डेफिनेशन हो सारी, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी की डेफिनेशन हो, क्योंकि हमको डेफिनेशन भी तो करनी है। सिर्फ लॉजिक पे जा जाके ला जाके हम ये तो पढ़ लेंगे लेकिन डेफिनेशन नहीं भूल पाएंगे, डेफिनेशन भूल जाएंगे। तो जितनी ज्यादा पॉसिबल डेफिनेशन होंगी हम वो सारी डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वो भी पूछ लेते हैं। तो बताइए मुझे एपीएस क्या है? एपीएस द रेशियो ऑफ डैश एंड डैश। बताइए मुझे एपीएस इज द रेशियो ऑफ डैश एंड डैश। तो इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर आते हुए, इसमें तो बिल्कुल भी मतलब 2 सेकंड नहीं लगने चाहिए इसके अंदर आंसर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही आ रहा है मेरे पास, सेविंग्स एंड इनकम। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सेविंग्स एंड इनकम। सेविंग्स को हम एस से डिनोट करते हैं और इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। पहले मेरे पास एक सवाल आया था, सर हम इनकम को वाई से डिनोट क्यों करते हैं, हम इनकम को आई से डिनोट क्यों नहीं करते? तो मैंने बोला बेटा इन्वेस्टमेंट पहले आया था, वो आई को अपने साथ ले गया था, इसलिए इनकम के लिए आई बचा नहीं, तो कुछ ना मिला तो उसके नाम पे वाई चढ़ा दिया। ठीक है, ये मेरा लॉजिक है। ठीक है, वैसे इसका लॉजिक पता नहीं क्या है, लेकिन सिंपल वे में इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे 2-3 सवाल मैं एक्स्ट्रा पूछ लेता हूं। क्या मुझे एक बात बताइए, एपीएस नेगेटिव हो सकता है? क्या बताइए मेरे को, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे बताइए इसका आंसर, आई एम ट्रू और आई एम फॉल्स, और जरा मुझे इसका रीजन भी बता दो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, बताइए एपीएस क्या नेगेटिव हो सकता है, और अगर हाँ तो क्यों हो सकता है, और अगर ना तो क्यों नहीं हो सकता? मुझे इसका आंसर दे दो तो मजा आ जाएगा, होली बन जाएगी मेरी। तो करेक्ट आंसर है यस, एपीएस हमारा नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, किस पोजीशन पे हो सकता है? जब हमारा कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो, तब हमारा जो एपीएस है वो हमारा नेगेटिव हो सकता है। ये चीज क्लियर हो गई।
पक्का? अच्छा, क्या हमारी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भैया। ऑटोनोमस कंजम्पशन तो हमारा होता ही इनकम जीरो पर है। उसके अलावा एक दो लेवल पे जब तक हमारी इनकम ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आता। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब हमारा जो कंजम्पशन होता है हमारा इनकम के बराबर होता है, उससे पहले वाली सिचुएशन पर एपीसी हमेशा 1 से ऊपर होता है और एपीएस हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, जरा मैं काम करता हूं, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, अब जरा मैं डायग्राम बना रहा हूं और डायग्राम के साथ साथ कभी कभी डायग्राम मेटली वो पूछ लेता है एपीसी मोर देन 1 या एपीएस नेगेटिव दिखाइए, तो जरा वो भी एक बार हम देख ही लेते हैं। तो देखो जैसे हमारे पास ये राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, देखो जैसे ये हमारा इनकम कर्व है वाई, और ये हमारा सी कर्व है, और ये हमारा एस कर्व है। ध्यान रखना जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा उसी के जस्ट नीचे 90 डिग्री पे सेविंग्स कर्व हमारा एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। इसका मतलब होता है जब इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं तब हमारा सेविंग कर्व जीरो होता है। ठीक है, जब हमारा सेविंग्स हमारी तब जीरो होती है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन डिनोट करता है एपीसी की जो वैल्यू है वो मोर देन 1 है। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ना, ये डिनोट करता है कि एपीएस की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। ये चीज क्लियर हो गया? ये जो पॉइंट है जो मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो ब्रेक इवन पॉइंट है, यहां पर एपीसी की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और ये जो मैंने पॉइंट बताया है इसमें जो एपीएस है इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। ये चीज क्लियर हो गया? क्योंकि हमको पता है एपीसी प्लस एपीएस दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। और यहां पर हमारा एपीसी जो होता है वो लेस देन 1 होता है, और यहां पर जो हमारा एपीएस होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ये चीज क्लियर हो गया? तो इस डायग्राम को एक बार आप नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं ग्राफ में हाईलाइट करके बताइए एपीसी 1 कहां पर होगा, एपीएस 0 कहां पर होगा, लेस देन 1 कहां पर होगा, ग्रेटर देन 1 कहां होगा। ये जरा एक बार आप ग्राफ नोट कर लो। मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का समय, आप फटाफट से इस ग्राफ को कर लो। आप पॉज करो वीडियो को, स्क्रीनशॉट लो, लिख लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, आपको 1 मिनट दे रहा हूं मैं। चलो, तो ये हो गया क्लियर, हमने देख लिया डायग्राम्स। आई होप ये डायग्राम्स आपको समझ में आ गए होंगे, और मैं आपको नोट करके दे रहा हूं, डायग्राम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। रीजनिंग नहीं पूछिए तो रीजनिंग हम देंगे भी नहीं। ठीक है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन आर टेकन एज accommodating आइटम्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्वेश्चन क्या है? द ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन आर टेकन एज accommodating आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बताइए मुझे इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपको यहां पर जरा भी टाइम लगना चाहिए कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस जो हम करते हैं वो किसके अंडर करते हैं। हम क्या एक्कोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर करते हैं? अगर हाँ तो मुझे बताइए यस, अगर नहीं है तो बताइए मुझे नो। बताइए मुझे इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रू। ठीक है, अच्छा चलो हम एक्कोमोडेटिंग और ऑटोनोमस को दोनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमारा टॉपिक पूरा का पूरा ही क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे आते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन या ऑटोनोमस आइटम्स। ये ट्रांजैक्शन किस मोटिव से करे जाते हैं? प्रॉफिट मोटिव से करे जाते हैं। ठीक है, एक्कोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हमारे प्रॉफिट मोटिव्स के नहीं होते हैं। ऑटोनोमस से एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है तो सरप्लस की तरफ जाओगे या डेफिसिट की तरफ जाओगे, और जो हमारा एक्कोमोडेटिंग आइटम्स है वो हमारे इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करता है। सरप्लस है तो इक्विलिब्रियम पे लेकर आएंगे, डेफिसिट है तो भी हम इक्विलिब्रियम पर लेकर आएंगे। ठीक है, इसको अबव द लाइन आइटम्स बोला जाता है ऑटोनोमस में, इसको बिलो द लाइन आइटम्स बोला जाता है। ये क्लियर हो गया? ऑटोनोमस के अंदर हमारे एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, लेकिन एक्कोमोडेटिंग के अंदर सिर्फ ऑफिशियल रिजर्व का लेना देना होता है। ये चीज क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अंदर एक सवाल और आ सकता है। सवाल मैं आपसे वैसे आगे चल के पूछूंगा अभी आने वाले एपिसोड्स के अंदर, लेकिन मैं यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन आता है बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस। ठीक है, तो इसका आंसर है यस, इट्स ऑलवेज बैलेंसेस। मतलब क्या? हमेशा हम इक्विलिब्रियम पर ही लेकर आएंगे। बट ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर आपने अकाउंट्स पढ़ रखी है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज वालों को थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक समझना पड़ेगा, लेकिन जो हम अकाउंट्स वाले वो समझ जाएंगे। जब भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो जो भी हमारा बैलेंस आता है ना, उसको हमको बैलेंस निकालना पड़ता है। ठीक है,
हम कभी भी कोई भी चीज अनइक्वल नहीं रखते हैं अकाउंट्स के अंदर, हम हमेशा टोटल जो है वो बराबर रखते हैं, चाहे वो डेबिट साइड का हो चाहे वो क्रेडिट साइड का हो, ठीक है। तो जब भी हमारा सरप्लस आता है, डेफिसिट आता है, तो एक साइड ज्यादा होती है, एक साइड कम होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए कुछ अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, जस्ट टू एंश्योर कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके जो दोनों साइड के जो टोटल है, चाहे वो डेबिट साइड का टोटल हो चाहे वो क्रेडिट साइड का टोटल हो, वो इक्वल रहे। ये क्लियर हो गया? ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम हम अकाउंट्स को बैलेंस करते हैं, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है, ठीक है। और किसके थ्रू करते हैं? हम एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू करते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं कह सकते हो कि सर मुझे फॉरेन एक्सचेंज नहीं आता तो मतलब मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, ठीक है ना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बेटा आप पहले वो ना आपका बेड है ना, बेड से कूद के मर जाओ तुम, ठीक है, अगर तुमको ये वाला क्वेश्चन आंसर नहीं आता है तो। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट। डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज रेट। लेकिन पहले मुझे आप इससे पहले ये बताइए फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। पहले मेरे को आप ये बताइए फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, उसकी रेट की तो हम बाद में बात करेंगे। ये क्लियर हो गया? बताओ मुझे इसका आंसर। तो डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। ओके, तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का मतलब क्या? हमारी करेंसी को छोड़कर इस दुनिया भर की कोई भी करेंसी को हम बोलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म भी होता है, लीगली शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? फॉरेक्स। फॉरेन का FOR, एक्सचेंज का EX, तो क्या आ जाता है? फॉरेक्स, ठीक है। तो फॉरेक्स भी इसको एक टर्म यूज कर देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? जब एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी मिलती है, द रेट एट विच वन करेंसी इज ट्रेडेड फॉर अनदर करेंसी, द रेट एट विच वन करेंसी इज ट्रेडेड फॉर अनदर करेंसी, उसे क्या बोला जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला जाता है। या एक सिंपल सी डेफिनेशन और भी हो सकती है कि एक यूनिट ऑफ दिस करेंसी के बदले में कितनी यूनिट दूसरी करेंसी की हमको देनी पड़ेगी। अगर आपको एक यूनिट चाहिए डॉलर की तो आपको 70 यूनिट देनी पड़ती है रुपीस की, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो सिंपल वर्ड्स में बात करा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस द रेट एट विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर करेंसी। बिल्कुल सही जवाब आप सबका। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब क्या होता है? द मार्केट एट विच, द प्लेस एट विच currencies are traded for each other is known as foreign exchange market। और उसके पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारे मॉनेटरी अथॉरिटीज, कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स और अदर ऑथराइज्ड डीलर। बिल्कुल सही आंसर श्वेता। चलो क्वेश्चन नंबर 9, प्राइमरी डेफिशिएट जीरो कब हो सकता है? प्राइमरी डेफिशिएट जीरो कब हो सकता है? जरा आप मेरे को इसको बताइए। बिल्कुल सही आंसर इसका करेक्ट आंसर हमारा, जब फिस्कल डेफिसिट हमारा इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर हो जाता है, उस सिचुएशन के अंदर हमारा प्राइमरी डेफिसिट है वो जीरो होता है। कैसे होता है जरा हमको एक बार डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मूला, क्योंकि बच्चे कभी कभार परेशान हो जाते हैं कि सर कैसे समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, प्राइमरी डेफिसिट का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। और अगर हमको फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट जीरो चाहिए तो उसको जीरो रख दो। ये हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट और ये हो गया हमारा इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। बस अब इंटरेस्ट पेमेंट उस साइड चला जाएगा, तो इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट, सिंपल। ओके, अब बात करते हैं हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और उससे हम करेंगे अपने क्वेश्चन आज की क्लास को कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या बोल रहा है? करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट में क्या अंतर होता है? फिर से रिपीट करता हूं, करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट में क्या अंतर होता है, जरा मुझको बताइए शॉर्ट के अंदर। मैं कर रहा हूं आपका वेट। करेक्ट आंसर एवरीवन, जिन्होंने भी आंसर दिया एकदम सही आंसर दिया। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि आपके करंट अकाउंट के अंदर इंपोर्ट ज्यादा हुआ है, किस चीज का? गुड्स एंड सर्विसेज का, यूनिलैटरल ट्रांसफर का जो पेमेंट हुआ है वो ज्यादा हुआ है इन कंपैरिजन टू रिसीट। मतलब आपका जो एक्सपोर्ट हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का और यूनिलैटरल ट्रांसफर का जो आपको पैसा आया है वो कम आया इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो यूनिलैटरल ट्रांसफर बाहर पेमेंट गए हैं। और ट्रेड डेफिसिट एक छोटा सा पार्ट है करंट अकाउंट के अंदर जो ये बोलता है कि आपका इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली आपका ज्यादा हुआ इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली।
आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज का एपिसोड रखते हैं यहीं पर हम समाप्त। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हमने रिवाइज करे। आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड के अंदर। टिल देन पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।